सो हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स बाय इमरान खान। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट टॉपिक्स एंड डेरिवेशंस ऑफ चैप्टर नंबर 6 सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। जैसे कि हम जानते हैं ये पूरा जो चैप्टर है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए सबसे पहले हम यही समझते हैं कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है इसे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, व्हेन टू और मोर वेव्स सुपर इम्पोज ईच अदर एट अ पॉइंट then the resultant displacement of the wave is equal to vector sum of individual displacement। कहने का मतलब ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स किसी पॉइंट पर मिलती हैं तो उस पॉइंट पर मिलने वाले वेव्स को हम कहते हैं कि वो सुपर इम्पोज हो रही हैं, और उनके सुपर इम्पोज होने की वजह से जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो सारे वेव्स के वेक्टर सम के डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि एक वेव ये है मेरे पास, इस वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है y1, और एक ये वेव है, इस वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है y2। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों वेव्स मिलेंगी इस पॉइंट को हम कहते हैं सुपर इम्पोज होना। तो इन दोनों वेव के मिलने की वजह से जो नई वेव बनेगी उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन दोनों वेव के वेक्टर सम के बराबर होगा, यानी y1 प्लस y2 के बराबर होगा। ठीक है, इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमने दो वेव्स की बात की है, हो सकता है दो से ज़्यादा वेव्स भी हो सकती हैं, बिकॉज हमारा ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है वो दो ही वेव्स के ऊपर बेस्ड है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा वेव्स किसी पॉइंट पर मिलेंगी तो उस पॉइंट पर जो भी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वेव का वो सारी वेव के वेक्टर सम के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है कि इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करने से पहले हमें इक्वेशन ऑफ वेव के बारे में समझना होगा। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले इक्वेशन ऑफ वेव क्या होता है। ये जो इक्वेशन ऑफ वेव मैं आपको समझा रहा हूँ इससे पर्टिकुलरली कोई क्वेश्चंस तो नहीं एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन आगे के जो भी हमारे टॉपिक्स एंड डेरिवेशंस हैं वहाँ पर इन इक्वेशन का यूज़ होने वाला है। तो 11th में थोड़ा सा इन इक्वेशंस के बारे में दिया था, तो यहाँ पर हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं और फिर टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो देखो जो वेव्स हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रोग्रेसिव वेव्स। अब प्रोग्रेसिव वेव्स का क्या मतलब होता है, देखो प्रोग्रेसिव वेव्स का मतलब होता है दोस वेव्स विच कंटिन्यूसली ट्रैवल इन द गिवन डायरेक्शन। मतलब ऐसी कोई भी वेव जो कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन पे चलती रहे उस वेव को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव वेव। तो बेसिकली इसी प्रोग्रेसिव वेव का हमें यहाँ पर इक्वेशन लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वेव का सबसे पहले हम यहाँ पर जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, क्योंकि यही जनरल इक्वेशन आपको याद रखना है और इस जनरल इक्वेशन से हम कई सारे इक्वेशन बना सकते हैं। सो देयरफॉर द जनरल इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a साइन इन द ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। ठीक है, ये जो आपको इक्वेशन दिखाई दे रहा है ये वेव के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, और वेव के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन जो यहाँ पर गिवन है दैट इज a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। यहाँ पर y क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव को, a का मतलब एम्पलीट्यूड है, ओमेगा को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और आप जानते हो वेयर ये जो ओमेगा हमने लिखा है ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2πn लिख सकते हैं, और हम ओमेगा को 2π/t भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये याद रखना। एंड यहाँ पर जो आपको k दिखाई दे रहा है तो k की वैल्यू होती है 2π/λ, और लैम्डा का मतलब यहाँ पर क्या है, वेवलेंथ, स्मॉल n का मतलब है फ्रीक्वेंसी, कैपिटल T का मतलब है टाइम पीरियड, और जो x है यहाँ पर बेसिकली x पोजीशन ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला इक्वेशन आपको याद रखना है। यहाँ पर जो बीच में हमने प्लस और माइनस सिंबल का यूज़ किया है, यहाँ पर बस आपको एक ही बात याद रखना है कि अगर हमारी वेव कंटिन्यूसली पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है तो बीच में माइनस साइन का यूज़ करना है। अगर हमारी वेव नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में मूव कर रही है तो बीच में प्लस यूज़ करना है, मतलब अपोजिट यूज़ करना है। ठीक है, अब देखो ये जो हमने इक्वेशन लिखा है जनरल इक्वेशन, इसी इक्वेशन में हम इस ओमेगा और के की वैल्यू को पुटअप करके कुछ दूसरे भी फॉर्मूले यहाँ पर डिराइव करते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो ये यहाँ पर हेडिंग लिख लेते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो ये इक्वेशन को क्या लिखा जा सकता है, y इज इक्वल टू a साइन, देखो एम्पलीट्यूड को हम स्मॉल a से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैपिटल A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जब आप ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ते हो तो वहाँ पर हम
एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वहाँ पर एक्सेलरेशन के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जहाँ पर एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करना होता है, तो कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए वहाँ पर कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। बट इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए आप कैपिटल ए या स्मॉल ए दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2π/t, तो ये हो जाएगा 2π/t और ऊपर यहाँ पर क्या है स्मॉल t, इसको हम यूज़ करते हैं प्लस माइनस, k की वैल्यू क्या है 2π/λ और इंटू क्या हो जाएगा x। ठीक है, अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर एक बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर 2π जो है वो कॉमन है, तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ। इक्वेशन क्या बचेगा, स्मॉल t अपॉन कैपिटल T प्लस माइनस x अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये इक्वेशन याद रखना है। जब हम स्टेशनरी वेव या उससे रिलेटेड कुछ स्टडी करेंगे तो वहाँ पर इस इक्वेशन का यूज़ हमें पड़ सकता है। तो सबसे पहले देखो ये जो हमारा इक्वेशन था ये हमारा एक जनरल इक्वेशन आ गया। उसके बाद सेकेंड नंबर का इक्वेशन ये हमें काम में आ सकता है। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाउ एज वी नो दैट कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होता है। याद रखना है, टाइम फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है और फ्रीक्वेंसी टाइम का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो ये वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुटअप करूँगा तो ये क्या हो जाएगा a साइन और इसे लिखता हूँ 2π और जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना 1/t, ये क्या है यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है 1/t, तो 1/t की जगह पर क्या रख सकता हूँ n, तो ये हो जाएगा nt प्लस माइनस x/λ। ठीक है, अब जैसे कि आप ये भी जानते हो, वैसे तो मुझे यहीं पर कर देना चाहिए था बट एक स्टेप मैं और बढ़ा लेता हूँ। एज वी नो दैट कि v को हम क्या लिख सकते हैं n लैम्डा, ये तो रिलेशन आप जानते हो राइट, v इज इक्वल टू n लैम्डा। तो देयर फॉर यहाँ से बताओ मुझे लैम्डा की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, v/n लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं इसे क्या करता हूँ, देयर फॉर y इज इक्वल टू इसे लिख लेता हूँ a साइन, ये क्या हो जाएगा a साइन 2π और उसके बाद ये से हम nt एज इट इज़ लिखते हैं प्लस माइनस, और जो आपको यहाँ पर देखो x को x रखते हैं और जो लैम्डा आपको दिखाई दे रहा है ना, तो लैम्डा को मैं क्या लिख सकता हूँ v/n लिख सकता हूँ। ठीक है, अब जो n है हमारा वो फोर्थ टर्म है और रूल के हिसाब से फोर्थ टर्म जो है वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा a साइन 2π और इसे हम लिखेंगे nt प्लस माइनस nx अपॉन v हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, अब आपको कुछ यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, a साइन 2πn कॉमन है तो बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा t प्लस माइनस x/v। ठीक है, एंड द लास्ट, अगर मैं मान लूँ इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज 0, अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो फिर आप जानते हो इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं a साइन और यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा 2πn और ये t आ जाएगा और ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, बिकॉज x की वैल्यू 0 तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो ये हमें इक्वेशन मिल गया। आगे चल के यही इक्वेशन हमारा स्टेशनरी वेव का इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मान लो कि ये हमारी वेव है और ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो इस पोजीशन पे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस इक्वेशन के बराबर होगा। अब यहाँ पर आगे देखो, एज वी ऑल्सो नो दैट के 2πn को हम ओमेगा लिख सकते हैं, देयर फॉर यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाता है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। ठीक है, तो आप a साइन 2πnt बोलो या a साइन ओमेगा t बोलो, दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ पर जो मैंने इक्वेशन आपको बताए हैं उसमें से सबसे पहला मेन आपको याद रखना है ये जनरल इक्वेशन को, सेकेंडली आपको ये वाला इक्वेशन बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम अगर नीचे बढ़ें तो आप याद रख सकते हो ये वाला इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन 2πnt एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। ये अगर आप इक्वेशन समझ जाओगे तो आने वाले जो हमारे टॉपिक्स एंड डेरिवेशन है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले डेरिवेशंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला डेरिवेशन आ जाता है यहाँ पर, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक से 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पर आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला डिराइव करना होता है। तो देखो टॉपिक को अगर देखा जाए तो क्या दिया यहाँ पर, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, यानी दो वेव्स के आपस में सुपर इम्पोज होने की वजह से जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उस रिजल्टेंट वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा उसका फॉर्मूला हमें यहाँ पर डिराइव करना है। जहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का हम फॉर्मूला निकालते हैं a इज इक्वल टू रूट ऑफ, इसका आंसर हमें मिलता है a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर
+2a1 a2 cos फाई। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर आगे चल के डिराइव करना है। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले कुछ कंसिडरेशन पॉइंट्स लिख लेंगे। देखो कंसिडरेशन पॉइंट जो भी टॉपिक्स में पढ़ाता हूँ, जितना बताता हूँ आप उतना कर सकते हो, उतना सफिशिएंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो जो भी मैं आपको टॉपिक्स यहाँ पर कराता हूँ उन टॉपिक्स को आप डायरेक्टली क्वेश्चन के साथ रिलेट करके उतना मेंशन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं उसी पैटर्न पे करा रहा हूँ जिस पैटर्न में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या बताना है, देखो कंसिडर टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेव्स है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। तो एक का एम्पलीट्यूड a1 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड a2 है, और दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, फाई है। यहाँ पर देखो फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है, एक दो वर्ड्स आएंगे, एक आता है पाथ डिफरेंस और एक आता है फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का मतलब होता है दो वेव के बीच का रास्ते का डिफरेंस, इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। और फेज डिफरेंस का मतलब होता है दो वेव के बीच का एंगल का डिफरेंस, इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अलग अलग एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हो गया। जैसे मान लो मेरे पास ये वेव है, इसका डिस्प्लेसमेंट y1 है और ये कुछ इस तरह से है। तो मान लेता हूँ ये वाली जो वेव है, इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, वहीं मेरे पास एक दूसरी वेव है और ये जो दूसरी वेव है इसका डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूँ y2 है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मान लेते हैं कितना है, सॉरी एम्पलीट्यूड है वो मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर है। तो अब अगर देखा जाए तो दोनों वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, अलग अलग है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर आपको दो तीन बातें याद रखनी है। क्या क्या बातें याद रखनी है, पाथ डिफरेंस मतलब दो वेव के बीच का रास्ते का डिफरेंस, फेज डिफरेंस मतलब दो वेव के बीच का एंगल का डिफरेंस, और वहीं पर डिफरेंट इन एम्पलीट्यूड मतलब कि एक वेव के एम्पलीट्यूड छोटा होगा और एक वेव का एम्पलीट्यूड बड़ा होगा। ठीक है, तो देयरफॉर सबसे पहले अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इक्वेशंस लिख लेते हैं। तो पहली वेव का जो इक्वेशन है दैट इज़ y1 इज इक्वल टू a1 साइन, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ओमेगा टी। ठीक है, पहला जो हमारे वेव का इक्वेशन है दैट इज़ y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, एंड जो हमारा दूसरा वेव है उसका जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है दैट इज a2 साइन, और यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई। ये जो फाई है वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फेज एंगल। देखो अगर मैं फाई को 0 मान लूँ तो फिर दूसरा इक्वेशन भी क्या आ जाएगा, a2 साइन ओमेगा 2। इससे ये पता चलेगा कि दोनों वेव साथ साथ चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो सेकेंड वेव है इसका टोटल एंगल क्या है, ओमेगा टी प्लस फाई, यानी कि जो हमारी सेकेंड वेव है वो फाई एंगल से आगे चल रही है। अब होगा क्या कि किसी न किसी पॉइंट पर ये दोनों वेव मिलेंगी, तो जिस पॉइंट पर ये दोनों वेव मिलेंगी उस पॉइंट पर इनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ये जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे दिया जाता है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का हम फॉर्मूला लिखते हैं y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ से मुझे बताओ y इज इक्वल टू, ये जो y1 की वैल्यू है वो कितनी है, a1 साइन ओमेगा टी, और y2 की वैल्यू क्या है, इसको हम लिख सकते हैं a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये जो तुम्हें इक्वेशन दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्या ये साइन ए प्लस बी के फॉर्म में समझ में आ रहा है। ठीक है, यानी ये किसके फॉर्म में है, साइन ए प्लस बी। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, देयरफॉर यूजिंग साइन ए प्लस बी, यहाँ पर मैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है। तो देयरफॉर जो हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है y, इसको मैं क्या लिखता हूँ, सबसे पहले लिखता हूँ a1 साइन ओमेगा टी, और प्लस a2 को मैं बाहर लिख लेता हूँ क्योंकि साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में मुझे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा साइन, क्योंकि ये हमारा a हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइन ए, तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस बी, तो कॉस यहाँ पर क्या हो जाएगा फाई, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू क्या आ जाएगा साइन फाई। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हमें ये कहता है कि आपको a2 की वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ a1 साइन ओमेगा टी, और प्लस a2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई, और उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस
A2 cos ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमने इसको A2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपको ध्यान से एक बात समझना है, ये दोनों इक्वेशंस को आप देखो, इन दोनों इक्वेशन में आपको कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, दैट इज साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, साइन ओमेगा टी को बाहर निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो साइन ओमेगा टी। तो अंदर क्या बचेगा फिर A1 प्लस A2 और क्या बचेगा कॉस फाई। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा A2, इसको बोलते हैं मैं A2 साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी बोल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ कंसिडर करना है। यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट मान लेते हैं कि A1 प्लस A2 कॉस फाई की जो वैल्यू है इसको हम मान लेते हैं A कॉस थीटा। क्या मान लिया हमने, यानी ये जो वैल्यू है हमारी, इस वैल्यू को किसके बराबर मान लिया, A कॉस थीटा। एंड वहीं पर जो आपको ये वैल्यू दिखाई दे रही है ये बेसिकली A2 है, राइट। तो यहाँ पर मान लेते हैं A2 साइन फाई की जो वैल्यू है इसे हम मान लेते हैं A साइन थीटा। ठीक है, तो जैसे हम इनको ये कंसिडर कर लेते हैं और फिर इक्वेशन में वैल्यू को हम पुटअप करते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाए। अच्छा, ये जो आपने A लिया है ना, ये A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेड एम्पलीट्यूड। ठीक है, A1 का मतलब हो जाएगा फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड, A2 का मतलब हो जाएगा सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड। तो दोनों वेव्स मिलेंगे तो उनका रिजल्टेड एम्पलीट्यूड क्या होगा, A हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू, अब इक्वेशन क्या बनेगा, देखो ये इक्वेशन हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और ये वाला जो वैल्यू है इस वैल्यू की जगह पर हम क्या पुटअप करेंगे, A कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा फिर A कॉस थीटा प्लस उसके बाद A2 साइन फाई की जगह पर क्या रखेंगे, A साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि A कॉमन है तो बाहर निकाल लेते हैं। अब क्या बचेगा फिर, ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वापस से हमें ये किस पैटर्न में मिल गया, साइन ए प्लस बी के फॉर्म में मिल गया, राइट। बिकॉज साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या कहता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो देयरफॉर मैं इसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू ए, और ये हो जाएगा साइन, और इसे हम बोलेंगे ओमेगा टी प्लस थीटा, ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये जो हमें इक्वेशन मिला है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। यानी जब दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज होंगी तो उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, याद रखना a मतलब यहाँ पर क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे दो इक्वेशन मिले थे, ये वाला एक इक्वेशन इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ, और ये वाला इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 नाम देता हूँ। इन्हीं दोनों इक्वेशन का हम यूज़ करके हम रिजल्टेड एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। वैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको रिजल्टेड एम्पलीट्यूड डिराइव करने के लिए ही पूछा जाता है। तो अगर आपको 3 से 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ तक y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा तक डिराइव करना है, और उसके आगे फिर जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ उसका यूज़ करना है। तो देयरफॉर यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं, देयरफॉर फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए देखो क्या करना है, हम बोलेंगे फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एडिंग एंड स्क्वायरिंग, एडिंग एंड स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 and 2 ऑन बोथ द साइड्स। तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 and 2 को ऐड करना है और स्क्वायर करना है। अब आप ध्यान से देखना, यानी कि इनको दोनों को यहाँ पर ऐड करना है, इन दोनों को यहाँ पर ऐड करना है। तो मैं ऐड करता हूँ, तो ये जब मैं ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो ए साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू, अच्छा ये तो हमने ऐड कर दिया, साथ में और क्या बोला, स्क्वायर भी करना है। तो ये क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरीके से ये वाले जो इक्वेशन है इनको भी ऐड एंड स्क्वायर करना है। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या लिखोगे, A2 साइन फाई
यानी यहाँ पर ये हो जाएगा A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस के बाद यहाँ पर इक्वेशन क्या है A1 प्लस A2 कॉस फाई, तो यहाँ पर ये हो जाएगा A1 प्लस A2 कॉस फाई, इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, तो ए स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। ये इक्वेशन को एज इट इज़ लिख लेंगे A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और ये वहाँ पर जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है इसमें हम a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और ये क्या हो जाएगा कॉस फाई। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या करेंगे हम A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। तो इस तरीके से हमने a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। अब आपको देखो क्या करना है, ये वाली जो वैल्यू है इसको हम क्या मान लेंगे 1, तो देयरफॉर यहाँ पर इक्वेशन क्या आ गया a स्क्वायर आ गया। अब आप ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो A2 साइन स्क्वायर फाई, अब ये इक्वेशन आप ध्यान से देखो A2 साइन स्क्वायर फाई और A2 कॉस स्क्वायर फाई, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं एक साथ लिखूं तो यहाँ पर A2 स्क्वायर जो है वो कॉमन बाहर आ जाएगा, राइट, और अंदर क्या बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर फाई प्लस क्या बचेगा कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बचा क्या फिर, तो यहाँ पर जो बचता है वो लिख लेते हैं, दैट इज़ A1 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। ठीक है, अगेन साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो देयरफॉर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ A स्क्वायर इज इक्वल टू A2 का स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और ये क्या हो जाएगा कॉस फाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसे रीअरेंज कर लेते हैं, और साथ ही साथ में देखो हमें स्क्वायर के टर्म्स में तो नहीं चाहिए, तो मैं इसे a लिख लेता हूँ। जैसे मैं a लिखूँगा तो यहाँ सब में क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। ठीक है, तो इनको हम रूट में लिख लेते हैं, तो रूट में लिखूँगा तो क्या आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये क्या मिल गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, इस तरीके से हमें रिजल्टेड एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले को डिराइव करना है। तो एक बार वापस से समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पर किया क्या है। देखो, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा कि जब दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज होंगी तो उनका रिजल्टेड एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो दोनों वेव के हमने यहाँ पर इक्वेशंस लिख लिए और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया, जिसकी वजह से हमें ये इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन में हमने साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ किया और जो रीअरेंज हो रहा था उसको हमने रीअरेंज किया, और उस रीअरेंज करने के बाद यहाँ पर आपको याद रखना है कि लेट करके हमने मान लिया कि A1 प्लस A2 कॉस फाई की वैल्यू A कॉस थीटा है और A2 साइन फाई की वैल्यू A साइन थीटा है। उसके बाद जब हमने इसको आगे सॉल्व किया तो हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव का इक्वेशन मिला y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस थीटा। ठीक है, देखो अगर आपको टिल डिस्प्लेसमेंट तक पूछा है तो आप यहाँ तक आंसर दे सकते हो, लेकिन अगर आपको रिजल्टेड एम्पलीट्यूड तक निकालना है तो फिर आप यहीं तक आंसर में आओगे और इसके बाद सीधा आप लिखोगे फॉर रिजल्टेड एम्पलीट्यूड एडिंग एंड स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 और 2, और डायरेक्टली आप ये स्टेप 3 छोड़ के यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर उसमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट और रिजल्टेड एम्पलीट्यूड दोनों पूछा है तो फिर जैसे कि मैंने आपको पूरा बताया वैसे भी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ केसेस आ जाते हैं, तो ये केसेस भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि कब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा और कब एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला हम देखते हैं केस 1। केस 1 हमारा यहाँ पर ये आ जाता है कि मान लो इफ़ फाई इज इक्वल टू 0। फाई 0 का मतलब ये है कि मान लो कि दोनों जो वेव है दोनों सेम फेज में है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं है। तो अगर ऐसा हुआ तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं दैट इज द वेव्स आर इन सेम फेज। वेव्स आर इन सेम फेज। तो जब वेव सेम फेज में होंगी तो यहाँ पर रिजल्टेड एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा रूट ऑफ, और इसे हम यहाँ पर लिखेंगे ये हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस फाई की जगह पर रखेंगे कॉस 0। आप जानते हो कि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पर फिर इसका रिजल्टेड एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर
प्लस 2a1 a2 बिकॉज cos 0 की वैल्यू 1। अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ये a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर पैटर्न पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर जो हमारे इक्वेशन है वो क्या लिखा जा सकता है, दैट इज़ ये जैसे स्क्वायर से रूट हटेगा तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2। यानी इससे ये बात हमें पता चली कि अगर दोनों वेव सेम फेज में है तो उनके जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि मान लो कि दोनों वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a। अगर दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम है तो जो हमें रिजल्टेड एम्पलीट्यूड मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ a हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट केस आता है दैट इज केस नंबर 2। केस नंबर 2 में मान लेते हैं कि इफ फाई इज इक्वल टू पाई, मान लेते हैं कि दोनों वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो पाई एंगल का है, यानी हम इसे बोलेंगे दैट इज 2 वेव्स आर आउट ऑफ फेज। क्या बोलते हैं इसको, आउट ऑफ फेज, क्योंकि जो दोनों वेव्स है वो आउट ऑफ फेज है। अगर दोनों वेव्स आउट ऑफ फेज हैं तो फिर मैं इसको सिंपली क्या लिख सकता हूँ, देखो रिजल्टेड एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos पाई। आप जानते हो cos पाई की वैल्यू मतलब cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो यहाँ पर जो हमें रिजल्टेड एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला मिलेगा दैट इज a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा -2a1 a2। अब ये आपको दिखाई दे रहा है a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो मैं इसे इस तरीके से लिख लेता हूँ दैट इज a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये रूट हटेगा तो रिजल्टेड एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2। तो इससे हमें ये बात पता चली कि अगर दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस पाई एंगल का है तो दोनों के एम्पलीट्यूड एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे। और अगर ऐसा केस हो जाता है कि दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, इफ़ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a, तो जो हमें रिजल्टेड एम्पलीट्यूड मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज a1 की वैल्यू भी a है और a2 की वैल्यू भी a है, तो a माइनस a करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। लास्ट में एक टॉपिक दिया है रिलेटेड टू रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो वो भी मैं बता देता हूँ, बट रिजल्टेंट इंटेंसिटी से रिलेटेड जो फॉर्मूला भी मैं लिखूंगा उससे न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बट जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है, यहाँ पर हम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि जो भी रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी यानी I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी जिसे मैं I मैक्स बोल देता हूँ, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर। और जो मिनिमम इंटेंसिटी होगी उसे हम क्या बोल देंगे, I मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर। तो अगर मुझे मैक्सिमम अपॉन मिनिमम का रेशियो निकालना हो तो मैं लिखूंगा I मैक्स अपॉन I मिन इज इक्वल टू a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर अपॉन a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यूजुअली यूज़ करते हैं अगर हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी का रेशियो निकालना हो मैक्सिमम अपॉन मिनिमम का। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है दैट इज़ रिलेटेड टू स्टेशनरी वेव्स। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ पर डेरिवेशन भी इसका डिराइव करेंगे। तो देखो स्टेशनरी वेव्स बहुत सिंपल होता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है व्हेन टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ इन अपोजिट डायरेक्शन इंटरफेयर विथ ईच अदर देन द रिजल्टेंट वेव इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव्स। जब हम आइडेंटिकल वेव्स की बात करते हैं तो आइडेंटिकल वेव्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पर इनका एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है। तो जब दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी, जैसे कि आप मान लो कि जैसे गिटार है हमारे पास, तो गिटार का एक एंड ये है और दूसरा एंड ये है और यहाँ पर हमने क्या कर दिया है कि स्ट्रिंग को बांध दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मैं जैसे इसको प्लग करूँगा तो प्लग करने से क्या होगा कि कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर वेव क्रिएट होते हुए दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये जो वेव अभी हमने बनाई है किधर मूव कर रही है, मान लेते हैं ये टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मूव कर रही है और उसी टाइम पर एक दूसरी वेव होगी जो इस डायरेक्शन पर ट्रैवल करेगी दैट इज टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ
एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक वेव कहाँ चली टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और एक वेव कहाँ चल रही टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जब दोनों वेव्स आपस में अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो क्या होगा, किसी न किसी पॉइंट पे तो मिलेंगी। तो जिस पॉइंट पर ये मिलती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं सुपर इम्पोज होना। तो जैसे आप देख पा रहे हो ये वेव यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है और यहाँ पर मिल रही है। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों वेव्स मिलती हैं इस पॉइंट को हम नोड कहते हैं। तो ये एक नोड हो जाएगा, यहाँ पर ये दूसरा नोड हो जाएगा, ये तीसरा नोड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, चौथा नोड हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, देखो द पॉइंट ऑफ मीडियम विच वाइब्रेट्स विथ मिनिमम एम्पलीट्यूड, इन्हें हम नोड कहते हैं। वहीं पर ये देख पा रहे हो कि ये वाले जो पॉइंट है ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एंटी नोड्स कहते हैं। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे इस स्ट्रिंग में। ठीक है, तो जैसे हम इसको प्लग करेंगे, प्लग करने का मतलब है एनर्जी देना। तो जब हम एनर्जी देंगे तो ये क्या करेंगे, अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। तो जब वाइब्रेट करेंगे तो इसमें से एक ऐसा कंडीशन होगा जहाँ पर वाइब्रेशन सबसे कम होगा तो उसे हमने नोड नाम दे दिया, और एक ऐसा वाइब्रेशन होगा जिसमें डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होगा तो उसे हमने एम्पलीट्यूड नाम दे दिया। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो ये दोनों वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं और इनके ट्रैवल करने से क्या हो रहा है कि ये दोनों वेव्स कहीं ना कहीं आपस में मिल रही हैं। तो जिस पॉइंट पे ये मिलेंगे उस पॉइंट पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक्ट होगा और रिजल्टेंट वेव जो हमें दिखाई दे रही है वो क्या है, स्टेशनरी वेव। इसे स्टेशनरी वेव क्यों कहते हैं, क्योंकि अब ना ये वेव इधर की तरफ जा पा रही है ना अब ये वेव इधर की तरफ जा पा रही है, बीच में ये वेव खड़ी हो गई है, इसीलिए हम इसको दूसरा नाम देते हैं स्टैंडिंग वेव। अब देखो जो इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ पर समझना है वो ये है कि हमें ये बताना है कि दो नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा और दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो ये जानने के लिए मैं सबसे पहले आपको बेसिक तरीका बताता हूँ जिस तरीके से हम किसी भी वेव की वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पर 3 स्टेप्स का याद रखना है। इन 3 स्टेप्स के बेसिस पर आप किसी की भी वेव की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप ये याद रखना है कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके क्या बनाता है, एक वेवलेंथ, और इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ होती है लैम्डा, है ना। हम जानते हैं एक क्रस्ट और एक ट्रफ मतलब क्या, वन वेव, और इसकी लेंथ कितनी होती है, लैम्डा। तो जब हम स्टेशनरी वेव बनाएंगे तो इसको कुछ इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्या बन जाती है, 1 लैम्डा वेवलेंथ। वहीं पर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर मान लो सिर्फ आधी वेव बन रही है, आधी वेव का मतलब होता है ये, इसे हम क्या कहते हैं, आधी वेव। ठीक है, तो अगर आधी वेव बन रही है तो इसके लेंथ को हम क्या कहते हैं, λ/2। भाई जब पूरी वेव को लैम्डा कहते हैं तो आधी वेव को क्या बोलेंगे, λ/2। यानी इसे मैं अगर बता दूं तो कुछ इस तरीके से स्टेशनरी वेव बन जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब क्रस्ट और ट्रफ दोनों बनता है तो उसे एक वेवलेंथ कहते हैं। जब सिर्फ क्रस्ट बने या सिर्फ ट्रफ बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, λ/2। यानी कि पूरी वेव को लैम्डा कहते हैं, आधी वेव को λ/2 कहते हैं। और तीसरा केस हमारा ये आ जाता है, दैट इज कॉल्ड आधी की आधी वेव। देखो ये हमारी पूरी वेव थी, ये हमारी आधी वेव है, और ये क्या है, आधी की आधी वेव है। तो इसके लेंथ को हम क्या बोलेंगे, इसके लेंथ को हम बोलेंगे λ/4 बोलेंगे। ठीक है, तो इसे हम यहाँ से भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी स्टेशनरी वेव बन गई। जब हम इसको इस तरह से बनाते हैं, इस तरीके से जब हम बनाते हैं तो ये बेसिकली प्रोग्रेसिव वेव को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब इसी को हम इस तरीके से बना देते हैं तो ये स्टेशनरी वेव को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों में कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है जब हम वेवलेंथ को कैलकुलेट करते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा ये 3 स्टेप्स। तो पहला स्टेप याद रखना है, 1 क्रस्ट 1 ट्रफ मेक्स 1 वेवलेंथ, ओनली क्रस्ट या ओनली ट्रफ्स मेक्स λ/2, एंड हाफ ऑफ क्रस्ट या हाफ ऑफ ट्रफ मेक्स λ/4। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक वेवलेंथ देता हूँ और आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है इसका टोटल वेवलेंथ क्या आएगा। मान लो कुछ इस तरीके से मैंने वेव दे दिया और मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका लेंथ कितना होगा, तो आप कैसे निकालोगे। देखो बहुत सिंपल है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ क्या बना, लैम्डा। तो यहाँ पर अपने को लेंथ क्या मिली, लैम्डा। और उसके बाद ये क्या है, क्रस्ट है, यानी कि λ/2। तो लैम्डा प्लस λ/2 आंसर क्या आ जाएगा, 3 λ/2। तो इस तरीके से हम वेव की वेवलेंथ को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर बताने का मकसद ये है जो इस टॉपिक में, कि यहाँ पर जो 2 नोड तुम्हें दिख रहे हैं, 2 नोड, तो अगर तुम 2 नोड के बीच के डिस्टेंस को देखोगे तो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, 2 नोड के बीच का डिस्टेंस समझ में आ रहा है λ/2। तो मैं यहाँ पर λ/2 लिख देता हूँ। उसके बाद जो नोड है और जो बाजू वाला एंटी नोड है, ये देखो आधी की आधी वेव दिखाई दे रही होगी। तो जब ये आधी की आधी वेव दिखाई दे रही है तो इसके लेंथ को हम क्या बोलेंगे, λ/4। और फिर देखो यहाँ पर 2 एंटी नोड के बीच के डिस्टेंस को वापस से हम क्या बोलेंगे, λ/2 बोलेंगे। ठीक है,
तो याद रखना है कि दो नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2 होता है, दो एंटी नोड के बीच का भी डिस्टेंस λ/2 होता है, और एक नोड और उसके बाजू वाले एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4 होता है। तो आगे चल के सबसे पहले हमें स्टेशनरी वेव का इक्वेशन निकालना है, जिसका आंसर हमें मिलता है a sin ωt, और फिर इसी इक्वेशन का यूज़ करते हुए आगे हम ये प्रूव करेंगे कि दो नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2 होता है और दो एंटी नोड के बीच का भी डिस्टेंस λ/2 होता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर डेरिवेशन कवर अप करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाता है हमारा डेरिवेशन, दैट इज इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स ऑन अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। तो अभी तो जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था वो किसका डायग्राम था, स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग का डायग्राम था। उसमें हमने देख लिया किस तरह से स्टेशनरी वेव बन रही है और नोड कहाँ कहाँ बन रहे हैं, एंटी नोड कहाँ कहाँ पर बन रहे हैं, और दो नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा और दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अब उसी चीज़ को यहाँ पर हमें प्रूव करके बताना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि दो वेव्स लेना होगा, क्योंकि स्टेशनरी वेव बनाने के लिए दो वेव्स की ज़रूरत पड़ेगी और दोनों वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कंसीडर टू प्रोग्रेसिव वेव्स, कंसीडर टू प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड। तो स्टेशनरी वेव के लिए एम्पलीट्यूड का इक्वल होना जरूरी है, ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, ओके। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर हम जैसे जानते हैं कि दो वेव्स हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ट्रैवल करेगी और एक नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ इफ द वेव travel towards positive direction of x एक्सिस। मान लो कि एक वेव है जो कहाँ ट्रैवल कर रही है, टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो जब ये वेव टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ट्रैवल करेगी तो इसके वेव का इक्वेशन हम लिखते हैं y1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a sin 2π, ब्रैकेट में लिखेंगे हम nt माइनस एक्स बाई लैम्डा। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब वेव पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ट्रैवल करेगी तो बीच में क्या यूज़ करना है, माइनस, और जब वेव नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी तो बीच में क्या यूज़ करना है, प्लस। मैंने ये भी बताया था कि एम्पलीट्यूड को हम कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर एक इक्वेशन लिख लिया। इसके बाद हम मान लेते हैं एंड इफ द वेव is traveling towards negative direction of x एक्सिस। अगर वेव नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ट्रैवल करे तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा y2 इज इक्वल टू a sin 2π इन द ब्रैकेट nt प्लस एक्स बाई लैम्डा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को लिख लिया है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जब ये दोनों वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी तो इनके मिलने की वजह से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक्ट होगा। तो जो हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, देयरफॉर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का हम फॉर्मूला जानते हैं, y इज इक्वल टू क्या होता है, y1 प्लस y2। तो बस इसी फॉर्मूले को हमें यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू y1। देखो y1 की वैल्यू क्या है, a sin 2π। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं a sin 2π इन द ब्रैकेट nt माइनस एक्स बाई लैम्डा, और ये प्लस क्या हो जाएगा y2 जिसकी वैल्यू है a sin 2π, और इसे हम बोलेंगे nt प्लस एक्स बाई लैम्डा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो हमें क्या करना है, देयरफॉर y इज इक्वल टू। अब अगर आप देखोगे तो a तो आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, राइट, लेकिन यहाँ पर ध्यान से सुनो, ये साइन, इसे हम मान लेते हैं c पूरे टर्म को, और इसे मान लेते हैं साइन, और इसे मान लेते हैं d। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन c प्लस साइन d। तो ये फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। इसी फॉर्मूले को हमें इस इक्वेशन में क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो,
ये वाला जो पूरा साइन के बाद जो भी वैल्यू है ये पूरा एक एंगल है, यहाँ पर भी साइन के बाद पूरी वैल्यू क्या एक एंगल है। तो याद रखना है 2 पाई यहाँ पर कॉमन नहीं है, ठीक है। 2 पाई तो पूरा एंगल है, एक्चुअल में 2 पाई अंदर होता है, हमने इसको बाहर निकाल लिया है। अगर कुछ कॉमन है तो ए कॉमन है, यानी एम्पलीट्यूड कॉमन है। तो मैं इसे लिखता हूँ y इज इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पर 2 दिया है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, दोनों में कॉमन क्या है ए, तो ए लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लगा देते हैं ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पर फिर क्या है फॉर्मूले में साइन, तो ये हो जाएगा साइन। फिर यहाँ पर देखो क्या है 2 पाई, तो यहाँ पर लिखता हूँ 2 पाई, और ये तो पूरा हमारा टर्म c है और ये पूरा टर्म क्या है d है, तो फॉर्मूले में क्या है c प्लस डी। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ nt माइनस एक्स बाई लैम्डा प्लस क्या हो जाएगा nt प्लस एक्स बाई लैम्डा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2। ये हमने क्या कर लिया c प्लस डी कर लिया, इनटू फिर क्या आ जाएगा कॉस, और उसके बाद यहाँ पर क्या है 2 पाई, और फिर क्या इक्वेशन में रखेंगे हम c माइनस डी। तो c की वैल्यू क्या है nt माइनस एक्स बाई लैम्डा, और सिंस c माइनस डी करना है तो माइनस डी का मतलब है ये भी टर्म्स अब क्या हो जाएंगे माइनस में हो जाएंगे। तो जब ये टर्म्स माइनस में होंगे तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ माइनस nt, और ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स बाई लैम्डा, और होल इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको आप सही से एक लाइन में लिख लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे, मैं यहाँ से इसे लिख लेता हूँ देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2a, और इन द ब्रैकेट यहाँ पर लिखता हूँ साइन 2 पाई। यहाँ पर देखो x बाई लैम्डा कैंसल, तो nt और nt क्या हो जाएगा 2nt डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू ये क्या हो जाएगा कॉस, और उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं 2 पाई। इसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको nt से nt कैंसिल हो जाएगा, और माइनस एक्स बाई लैम्डा कितना हो जाएगा माइनस 2x बाई लैम्डा, और सिंस ये जो 2 है ये थर्ड टर्म है तो ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे देखो, देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2a, और अब हम क्या करते हैं ब्रैकेट को हटा लेते हैं क्योंकि सभी तो मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये हो जाएगा साइन nt साइन 2 पाई nt, एक्चुअल में क्या होगा यहाँ पर साइन 2 पाई nt इंटू ये हो जाएगा कॉस 2 पाई। अच्छा ये माइनस थीटा है तो यहाँ पर माइनस आगे लगा देते हैं, माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है वेयर या लेट कुछ भी बोल दो, लेट 2a कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा को हम मान लेते हैं कैपिटल A, और कैपिटल A का मतलब होता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। कैपिटल A को हम क्या कहते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कहते हैं। यानी हमने क्या किया, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है 2a और कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा इसको a मान लिया, एंड हम ये भी बोल सकते हैं कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो नेगेटिव साइन का कॉन्सेप्ट भी चला गया, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज़ को हमें यहाँ पर रिप्लेस करना है, तो जैसे हम लिखेंगे तो y इज इक्वल टू देखो 2a कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा को मैं सिंपली a बोल देता हूँ, तो बचा क्या फिर यहाँ पर साइन 2 पाई एन टी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 2 पाई n इंटू क्या हो जाएगा t हो जाएगा, ठीक है। नाउ एज वी नो दैट कि 2 पाई n को हम क्या कहते हैं ओमेगा कहते हैं, देयरफॉर इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव का हमें इक्वेशन मिल गया y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। इसमें ये वाला जो हमें इक्वेशन मिला था ना 2a कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, जिसे हमने क्या बोला है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये आगे हमें बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि इसी के बेसिस पर हम बता पाएंगे कि कब कब नोड बनेगा, कब कब एंटी नोड बनेगा, और 2 नोड के बीच का डिस्टेंस और 2 एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होगा। तो अब हमारा अगला टॉपिक यही है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर हेडिंग डालना है कंडीशन फॉर एंटी नोड, कंडीशन फॉर एंटी नोड, ठीक है। तो देखो एंटी नोड क्या होता है, डेफिनेशन आप डिफाइन कर सकते हो, बहुत आसान है, मैं बोल देता हूँ, आप लिख सकते हो द पॉइंट ऑफ मीडियम विच वाइब्रेट्स विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड एंटी नोड्स, ठीक है। तो देयरफॉर एंटी नोड के फॉर्म होने की कंडीशन क्या है कि जो हमारा रिजल्टेड एम्पलीट्यूड है वो प्लस माइनस 2a के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं अगर दोनों वेव्स आइडेंटिकल है तो ऊपर का एम्पलीट्यूड a होगा, नीचे का एम्पलीट्यूड a होगा, तो टोटल एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2a। तो अगर ये कंडीशन हो कि रिजल्टेड एम्पलीट्यूड प्लस माइनस 2a के इक्वल हो, तब क्या बनेगा एंटी नोड बनेगा। अब हम क्या करते हैं a की वैल्यू जैसे कि अभी हमने निकाला है वो लिख लेते हैं 2a कॉस क्या है 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा
इज इक्वल टू, इसे मैं लिखता हूँ प्लस माइनस 2a। यहाँ से देखो 2a आपका क्या हो जाएगा, कैंसल। तो जैसे कैंसिल होगा तो फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कॉस 2πx अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब जैसे कि मैं जानता हूँ कि कॉस को अगर उधर लेके मैं जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा। तो मैं इसे यहाँ पर लिख लेता हूँ कॉस इनवर्स प्लस माइनस 1। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि कॉस की वैल्यू कब कब 1 होती है या कब कब -1 होती है। तो हम जानते हैं कॉस की वैल्यू 0 में 1 होती है, 180 में -1 होती है। फिर कहाँ पे आएगा 0, पाई, 2 पाई, उसके बाद 3 पाई एंड सो ऑन। इन सारी जगह पर कॉस की वैल्यू या तो 1 होगी या तो -1 होगी। देयरफॉर आगे मैं इसे लिख लेता हूँ 2πx अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू पी पाई। मैंने क्या किया, एक फार्मूला बना दिया जिस फॉर्मूले में सारी वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाएं। और यहाँ पर याद रखना है वेयर जो p है हमारा, p को हम क्या लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखो, अगर आपने p की वैल्यू 0 रखी तो 0 इंटू पाई, तो आंसर क्या मिलेगा 0। अगर p की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 इंटू पाई, तो आंसर क्या मिलेगा पाई। अगर p की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 इंटू पाई, आंसर क्या मिलेगा 2 पाई। यानी ये फॉर्मूला सारी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। देयरफॉर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2πx अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू पी पाई। यहाँ से पाई क्या हो गया, कैंसल। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी p लैम्डा बाई 2। ये जो फॉर्मूला हमें मिला है, ये फॉर्मूला हमें बताएगा कि किस किस पोजीशन पर नोड फॉर्म होंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था x का मतलब क्या होता है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो देखो देयरफॉर x की क्या क्या मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो अगर p की वैल्यू हमने 0 रखा तो आंसर आ जाएगा 0। अगर p की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 इंटू लैम्डा बाई 2, यानी आंसर क्या आएगा लैम्डा बाई 2। अगर 2 रखेंगे तो 2 लैम्डा बाई 2, यानी कि लैम्डा मिलेगा। अगर 3 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा 3 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से बढ़ता जाएगा। अब आप देखो लैम्डा बाई 2 को 0 से माइनस करके देखो, या लैम्डा को लैम्डा बाई 2 से माइनस करके देखो, या 3 लैम्डा बाई 2 को लैम्डा से माइनस करके देखोगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा, दैट इज लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो देयरफॉर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि द डिस्टेंस बिटवीन, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड इज लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पर जो आपको 0 लैम्डा बाई 2 लैम्डा या 3 लैम्डा बाई 2 दिख रहा है, ये पर्टिकुलरली क्या है, पोजीशंस हैं जिस पोजीशन पर एंटीनोड फॉर्म होंगे। अब हमें पता करना है कि दो एंटीनोड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो आप लैम्डा बाई 2 को 0 से माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा लैम्डा बाई 2। लैम्डा को लैम्डा बाई 2 से माइनस करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा लैम्डा बाई 2। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड इज लैम्डा बाई 2। अब जिस तरीके से हमने एंटी नोड के लिए किया है, सिमिलर पैटर्न पे हमें नोड के लिए भी करना है। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कंडीशन फॉर नोड। क्या लिखना है, कंडीशन फॉर नोड। तो देखो कंडीशन फॉर नोड हमें क्या कहता है, पहले नोड की डेफिनेशन को मैं डिफाइन करा देता हूँ। द पॉइंट ऑफ मीडियम विच वाइब्रेट्स विथ मिनिमम एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड नोड। ठीक है, अब नोड के लिए कंडीशन है कि जो रिजल्टेड एम्पलीट्यूड है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। अब मैं रिजल्टेड एम्पलीट्यूड की वैल्यू को रख देता हूँ जो है 2a कॉस, और इसको क्या लिखेंगे 2πx अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर मैं इसे लिख सकता हूँ कॉस 2πx अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि 2 को जब मैं नीचे लेके आऊँगा ना अपॉन में यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देयरफॉर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ 2πx अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि कॉस की वैल्यू 0 कब कब होगी। तो भाई कॉस की वैल्यू 0 पाई बाई 2 में होगी, यानी 90 में। उसके बाद कहाँ होगी 3 पाई बाई 2 में। उसके बाद कहाँ होगी 5 पाई बाई 2 में एंड सो ऑन। इन सारी जगह पर कॉस की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो वापस से हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फार्मूला बना लेंगे जिस फार्मूले पे ये सारे वैल्यू सेटिस्फाइड हों। तो मैं इसे अब यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर्मूला हमारा बन जाता है 2p माइनस 1, और इसे हम लिखते हैं पाई बाई 2। वेयर अब जो यहाँ पर p आपको दिखाई दे रहा है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, p इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब आप देखो अगर p की वैल्यू को यहाँ पर 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1, 1 इंटू पाई बाई 2, आंसर क्या मिलेगा पाई बाई 2। अगर आप p की वैल्यू को 2 रखोगे तो 2 2 4, 4 माइनस 1 3, 3 इंटू पाई बाई 2 मतलब 3 पाई बाई 2। ठीक है, अगर आपने 3 रखा तो 3 2 6, 6 माइनस 1 क्या आएगा 5। तो यह
आंसर क्या आ जाएगा 5π/2, यानी कि ये फॉर्मूला सारी वैल्यूज को सेटिस्फाइड कर रहा है। देयरफॉर मैं अब इसे लिख लेता हूँ 2πx/λ इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2p - 1 × π/2। यहाँ से पाई से पाई क्या हो गया कैंसल, देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिलेगी 2p - 1 और ये हो जाएगा λ/2 2 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि किस किस पोजीशन पर नोड बनेंगे। तो अब देखो इस फॉर्मूले पे, ये जो हमें फॉर्मूला मिला है, इस फॉर्मूले पे हम p की वैल्यू सबसे पहले 1 रखेंगे तो आंसर क्या मिलेगा λ/4। अगर हम p की वैल्यू को 2 रखते हैं तो आंसर क्या मिलेगा 3λ/4। अगर हम p की वैल्यू को 3 रखते हैं तो आंसर क्या मिलेगा 5λ/4 एंड सो ऑन। अब वापस से देखो 3λ/4 माइनस लैम्डा करके देखो या 5λ/4 माइनस 3λ/4 करके देखो, आप देखना आपको आंसर कितना आएगा λ/2 आएगा। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज λ/2। तो इससे हमें ये पता चला कि दो नोड के बीच का डिस्टेंस भी λ/2 होगा और दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस भी λ/2 होगा। एंड लास्ट में एक सेंटेंस लिख लेते हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड इज λ/4। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे स्टेशनरी वेव का डेरिवेशन और टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो स्टेशनरी वेव हमने समझ लिया क्या होता है, उसके बाद हमने स्टेशनरी वेव का इक्वेशन निकाल लिया जिसका आंसर हमें क्या मिलता है y = sin⁡ωt। फिर हमने देख लिया कि कब कब नोड बनेंगे, कब कब एंटी नोड बनेंगे, दो नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा और दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, इसके आगे जो टॉपिक है दैट इज थ्योरेटिकल टॉपिक, जहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेशनरी वेव्स के बारे में बताना है। तो अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वहाँ पर 7 to 8 प्रॉपर्टीज़ गिवन है, इसमें से कोई भी 4 to 6 प्रॉपर्टीज़ आप बड़े आसानी से कर सकते हो, जिसमें से 3-4 प्रॉपर्टीज़ तो आप ऐसे ही बता दोगे। पहला तो आप उसका डेफिनेशन बता दो, एक वो पॉइंट हो जाएगा। फिर आप बता दो कि दो नोड के बीच का डिस्टेंस, दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2 होता है, ये आपका सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आप बता सकते हो कि नोड और एडजेसेंट एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4 होता है। और चौथा पॉइंट आप ये बता सकते हो कि इसमें जो एनर्जी है वो प्रोपेगेट नहीं करती है, एनर्जी मूव नहीं करती है। ठीक है, ऐसे करके आप कुछ 4 to 6 पॉइंट को कवर अप कर लेना।